अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप सभी की वजह से ये चैनल मज़ीद ग्रो कर रहा है। तो इसी तरह से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते रहिए और इस चैनल को मज़ीद ग्रो करने में हेल्प कीजिए। आज के हमारे सेगमेंट में हमारे पास 4 अनसेटलिंग हॉरर स्टोरीज़ हैं। ये ऐसी कहानी है कि जो दिलचस्प होने के साथ साथ अपने अंदर कुछ इस तरह के सवालात रखती हैं कि जिनका हम जवाब नहीं दे पाते। वो सवाल अगर मैं अभी करूं तो शायद आपकी स्टोरीज स्पॉइल हो जाएं। तो बगैर कोई सवाल किए और स्टोरीज को स्पॉइल किए बढ़ते हैं हम आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। मगर उससे पहले एक बात जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने अब तक जितनी भी स्टोरीज इस चैनल पर नरेट की हैं उनमें से मैं किसी की भी हकीकत बजाते खुद तस्लीम नहीं करता, क्योंकि इनकी हकीकत ना तो मैं जानता हूँ और ना ही आप जानते हैं। इंसान ही हैं जो कहानियाँ लिखते हैं और दूसरों तक पहुँचाते हैं। हमारे पास सिर्फ कॉमन सेंस है कि जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो आज की पहली कहानी है वो एक घर के बारे में कहूँ या फिर एक कपल के बारे में कहूँ, जो भी है, एक कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इसके अंदर एक थ्रिलिंग एस्पेक्ट भी है और एक खौफनाक एस्पेक्ट भी है। और मेरे अंदर कुछ ऐसे सवालात हैं इस कहानी के हवाले से जो मैं आखिर में आप सबसे पूछूंगा। तो प्लग इन कीजिए अपने हेडफोन्स फॉर अ बेटर लिसनिंग एक्सपीरियंस। मैं और मेरी बीवी लंदन में जॉब करते हैं। हमारी सालाना रूटीन बेहद मसरूफ़ होती है, सिवाय गर्मियों के चंद माह जब हम अपनी सेविंग्स में से किसी और मुल्क छुट्टियां गुजारने जाते हैं। 2013 की बात है। मेरी बीवी 5 माह की प्रेग्नेंट थी और इस मरतबा हमारा घूमने का कुछ खास इरादा भी नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना मुल्क में ही किसी कंट्री साइड पर 2-3 हफ्तों के लिए शिफ्ट हो जाए। एक मशहूर वेबसाइट से हमने कंट्री साइड यानी कि गाँव वाले इलाके में घर देखा। वो घर बेहद खूबसूरत था और जगह भी खूबसूरत थी, क्योंकि गांव का इलाका था तो हर तरफ हरियाली थी। मैंने उस घर के केयर टेकर को कॉल मिलाई, उससे बात हुई और उसने फ़ौरन हमें घर देखने को बुला लिया। हम घर देखने के लिए निकल दिए और रास्ते में मैंने इंटरनेट से उस केयर टेकर के मुतालिक मालूमात ली तो मालूम हुआ कि वो एक आर्ट गैलरी चलाता था। वहाँ पहुँचने पर हमें उस केयर टेकर की कॉल मौसूल हुई, जिस पर उसने हमसे माजरत का इजहार करते हुए कहा कि उसका आना मुमकिन नहीं। वो किसी एग्जीबिशन की वजह से मसरूफ़ था, लिहाजा कोई और शख्स आकर हमें घर की चाबियां पकड़ा देगा। अभी हम घर को बाहर से देख रहे थे, जो कि बेहद सिंपल और खूबसूरत मंजर दिखा रहा था। इलाका भी पहाड़ी था, आसपास दरख्त ही दरख्त थे। इतने में हमें एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार घर की हुदूद में दाखिल होती दिखाई दी। उसमें से एक औरत निकली जिसकी उम्र 40 से ज़ायद होगी। उसने हमें घर की चाबियां पकड़ाई और बिना कोई बात किए वहां से चली गई। ये बात तो ताज्जुब की थी, मगर खैर, हमने घर खोला और मेरी बीवी बेहद खुश थी कि इतने ढेर सारे कमरे, वो भी सिर्फ हम दोनों के लिए। वापस आकर हमने रेंट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और अगले ही दिन वहाँ शिफ्ट हो गए। ज़रूरत की अशिया डब्बों से निकाल कर बाकी के डब्बे हमने घर के कैबिन में रख दिए। जब मैं कैबिन से बाहर आ रहा था, मेरा पैर एक बॉक्स से टकराया। वो बॉक्स हल्का था और पहले से कैबिन में मौजूद था। उसे खोलने पर मुझे एक की चेन जिसके साथ 2 चाबियां मिली थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस उस की चेन को रखकर मैं नीचे आ गया। शाम के वक्त मैं और मेरी बीवी पूल के किनारे बैठे सूरज को डूबते देख रहे थे, जो कि बेहद खूबसूरत मंजर दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी थकान की वजह से अंदर चली गई और मैं थोड़ी देर और बैठना चाह रहा था। पूल की दूसरी तरफ मेरी नज़र झाड़ियों पर पड़ी, जहां मुझे लकड़ी का छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं उठकर उस दरवाजे के पास चला गया तो मालूम हुआ जैसे वो दरवाज़ा किसी छोटे से गोदाम का हो। उसका ताला देखकर मुझे वो 2 चाबियां याद आ गईं जो मैंने कैबिन में देखी थी। रात हो रही थी, मैंने अपने काम से काम रखा और वापस अंदर आ गया। रात का खाना खाने के बाद मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे जहन में ये बात बैठ गई थी कि उस ताले की चाबियां मौजूद हैं और आखिर उस गोदाम में क्या हो सकता है। मैं चाबियां लेकर उस ताले को खोलने चला गया। ताला खोलकर मैं अंदर दाखिल हुआ। वो गोदाम एक फ़ोटो लैब थी। शेल्फ पर पड़ी तस्वीर दिखाई दी। वो तस्वीर इस कदर परेशान कर देने वाली थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उन तस्वीर में मुझे वो केयर टेकर नज़र आया जिससे हमारा राब्ता हुआ था, और उन तस्वीर में सिर्फ तशद्दुद था जो वो केयर टेकर दूसरे अफराद पर कर रहा था।
मैंने वो पिक्चर्स अपनी बीवी को दिखाई और उसी रात हम उस घर से निकल आए। उन तस्वीर को पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया कि वो हमें केस से आगाह रखेंगे, मगर ऐसा ना हुआ। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि वो केयर टेकर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरनेट पर जहां मुझे उसकी मालूमात मिली थी वो वहां से गायब हो चुकी थी और जिस वेबसाइट पर वो घर था अब नज़र नहीं आ रहा था। एक हफ्ते बाद जब पुलिस ने मुझसे रब्ता किया तो मालूम हुआ कि जहां हम रहने गए थे वहां कोई भी घर मौजूद नहीं। ये बात हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी कि जब हमने खुद जाकर वहां देखा तो सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे और घर का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद मेरे पास मज़ीद अल्फाज नहीं बयान करने के लिए कि आखिर ये सब क्या था। जब पुलिस को मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे वो तस्वीर दोबारा दिखाई जाए तो तस्वीर देखने पर मालूम हुआ कि उनमें वो आदमी था ही नहीं कि जिसके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज किया था। ये कहानी जिन मोहतरमा ने हम तक पहुंचाई है उन्होंने अपना नाम असली तो नहीं बताया, मगर उन्होंने एक इमेजिनरी नाम हमारे लिए पेश किया है जो कि सारा है। सारा कहती हैं कि ये वाक़या उनके साथ एक मेंटल अजाइलम में पेश आया जो कि पेशावर में वाक़या है। सारा एक नर्स है तो इनकी पोस्टिंग होती रहती है ऑन एंड ऑफ दूसरे असाइलम्स या हॉस्पिटल्स में। तो जब पेशावर में इनकी पोस्टिंग हुई मेंटल अजाइलम में, वहाँ ये कहती हैं कि वो इमारत बजाते खुद पुरस्कार है और कुछ वाक़यात इनके साथ हुए कि इन्होंने दोबारा कभी उस तरफ रुख नहीं किया। आज से 3 साल पहले मेरी पोस्टिंग मेंटल असाइलम पेशावर में हुई। वहाँ मेरी नाइट ड्यूटी थी और मेरे हमरा एक कोलीग हुआ करती थी। 12 घंटे की शिफ्ट में हमने इरादा किया कि रात के कुछ पहर जब सब मरीज सो जाया करते हैं, थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा में ज़हनी सुकून के लिए अजाइलम के साथ मौजूद खाली प्लॉट में वॉक किया करेंगे। मेंटल अजाइलम में माहौल इस कदर परेशान कुन होता है कि एक आम आदमी उस माहौल को बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि सभी ज़हनी मरीज़ होते हैं तो चीखना चिल्लाना रोना ये सब मामूल है। जिस प्लॉट में हम वॉक किया करते थे उसके इर्द गिर्द घने दरख्त थे। जिस इलाके में अजाइलम था वो इलाका थोड़ा पौश था और इमारत भी 18वीं सदी की थी। एक रात मेरी कोलीग अपनी शिफ्ट पर ना आ सकी। उस रात मैं बिल्कुल अकेली थी। हुआ कुछ यूं कि सभी मरीज जब सो चुके थे मैं प्लॉट में वॉक करने चली गई। हवा अच्छी चल रही थी, दरख्तों पर पत्तों की आवाज़ भी लुत्फानंदोज थी। मगर फिर मेरा गुजर एक पेड़ के नीचे से हुआ जो सबसे पुराना, बड़ा और घना था। मुझे यकदम मेरे कंधों पर बेहद बोझ महसूस होने लगा। वो बोझ इस कदर था कि मैं चलने से तो दूर हिलने से भी कासिर थी। बहुत कोशिश के बाद जब मेरे कदम बहाल हुए और जैसे ही उस पेड़ के नीचे से मैं निकली तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। वो कैफियत जो थोड़ी ही देर पहले मुझे महसूस हो रही थी और अब ऐसे जैसे थी ही नहीं, ये मेरे लिए किसी खौफनाक पहलू से कम नहीं था। इसके अलावा एक मर्तबा रात को मैं अपने ऑफिस में बैठी थी कि मेरी खिड़की पर कोई वक्फे वक्फे से कंकरियां बरसा रहा था। मैंने अपने पीएन से पूछा कि ऊपर जाकर देखो कोई मरीज़ जाग तो नहीं रहा। तो मेरी पीएन ने मुझे बताया कि ऊपर वाले पोर्शन के सब मरीज़ डिस्चार्ज हो चुके हैं और लिहाजा वो पोर्शन खाली है। वाक़यात का तसलसल ऐसे ही चलता रहा और कैसे तैसे मैंने अपना वक्त उस असाइलम में गुजारा। फिर मेरी पोस्टिंग वहाँ से किसी और हॉस्पिटल में हो गई। कहा जाता था कि वो इमारत 18वीं सदी में जेल हुआ करती थी और फिर उसके बाद ये मेंटल असाइलम में तब्दील हुई। आकिफ अली हमारे साथ अपनी फुप्पो और फुप्पा का वाक़या शेयर करते हैं। उनकी फुप्पो ने अपने इलाके में एक मदरसा तामीर करवाया है। कहते हैं कि वो मदरसा भी थोड़ा पुरस्सरार है और वो इलाका ख़ुद भी पुरस्सरार है। कभी किसी को वहाँ पर बच्चे दिखाई देते हैं जो कि हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करते, तो कभी मदरसे में इनको ऑन एंड ऑफ तिलावतों की आवाज़ें आती हैं कि जो इन्हें समझ नहीं आती कि बेसिकली आ कहाँ से रही है। जहाँ मेरी फुप्पो की रिहाइश है वहाँ एक मदरसा है जो मेरी फुप्पो ने तामीर करवाया है। मदरसे और फुप्पो के घर के दरमियान पैदल 10 मिनट का रास्ता है। उस रास्ते पर अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ जब रात के पहर हम चला करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे
हमारे साथ कोई बच्चा चल रहा है और बाकायदा उसकी चहकाने और उछल कूद की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी कुछ अफराद को नज़र भी आता है, मगर ज़्यादातर सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है। एक रोज़ मेरे फूफा को इमरजेंसी में मदरसे जाना पड़ गया। वक्त आधी रात का था। फूफा जब घर से निकले तो रास्ते में उनके पीछे उनका बेटा आया। उनका बेटा क्योंकि बहुत छोटा था तो उन्होंने खूब गुस्से का इजहार किया कि तुम आखिर यूं बाहर क्यों आए हो। तो उनके बेटे ने जवाब दिया कि मैं फजर की नमाज पढ़ने जाना चाहता हूँ, जबकि फजर में अभी वक्त था। उन्होंने बच्चे को डांटा और वापस जाने को कहा। तो फूफा बताते हैं कि वो यकदम उनके सामने ही उनकी आंखों से ओझल हो गया, जैसे वो उनके सामने था ही नहीं और जैसे वो किसी से मुखातिब ही नहीं थे, बस उनका वहम था जो उन्हें कुछ पल के लिए महसूस हुआ। क्योंकि फूफा आलिम दीन है तो डरे नहीं और मदरसे की तरफ चल दिए। मगर यही वाक़या जब उनके छोटे भाई के साथ रूनुमा हुआ तो उनके भाई बेहद डर गए। एक मर्तबा मेरी फूफो ने फूफा को घर दाखिल होते देखा और सलाम किया, मगर उन्हें कोई जवाब मौसूल न हुआ। उस वक्त क्योंकि फूफो किचन में थी तो किचन से बाहर आते ही उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। मालूम हुआ कि वो तो अभी मदरसे से आए ही नहीं थे। इसके अलावा मदरसे में फूफा का कमरा है, जहाँ बाकी के अफराद बताते हैं कि जब फूफा वहाँ नहीं होते तो उनके कमरे में एक बुजुर्ग की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरह के वाक़यात हुआ करते हैं, मगर कभी किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचा। बचपन से जुड़ा ये एक ऐसा वाक़या कि जो हमारे रोंगटे खड़े कर दे, मगर बात आ जाके वही है कि हकीकत क्या है क्या नहीं ये ना तो आप जानते हैं और ना ही मैं जानता हूँ, मगर सुनने में क्या जाता है। तो आइए सुनते हैं। बचपन की बात है जब मैं अपने वालिदैन के हमरा हमारे रिश्तेदार के यहाँ उनसे मिलने गए थे। उनका घर बहुत खूबसूरत और बड़ा था और मज़े की बात यह कि वहाँ एक कमरा था जो ख़ास उनके बेटे के लिए था, जहाँ ढेर सारे खिलौने थे। एक बच्चे के लिए ऐसा कमरा किसी ड्रीम रूम से कम नहीं। वालिदैन और रिश्तेदार ड्राइंग रूम में गुफ्तगू जारी किए थे और आंटी ने मुझे उस कमरे में जाकर खेलने की इजाज़त दी। मैं दौड़ा दौड़ा उस कमरे में चला गया। उस कमरे में दाखिल होते ही मेरी आंखें दंग रह गई, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े साइज तक के खिलौने, गाड़ियाँ और न जाने क्या कुछ वहाँ मौजूद था। मैं खेल कूद में मसरूफ़ हो गया था कि अचानक उन आंटी का छोटा बेटा कमरे में दाखिल हुआ, जो मुझसे पूछने लगा कि तुम कौन हो। एक दूसरे को तारुफ कराकर हाथ मिलाया और खेलने लग गए। खेल कूद में बेहद मज़ा आ रहा था। वहाँ ऐसे खिलौने भी मौजूद थे जो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं थे और वो मुझे उनका इस्तेमाल सिखा रहा था। जब खिलौनों से दिल उचाट होने लगा तो उसने मुझे घर की सैर कराई। घर की उसने मुझे कुछ ऐसी जगहें भी बताईं जहाँ सिर्फ वो जा सकता था और किसी को मालूम नहीं था। चनाचे हमारे जाने का वक्त हो गया। मुझे मेरी वालिदा का पैगाम आया और मैं और मेरा नया दोस्त नीचे चल दिए। उसे मैं अपने घर आने की दावत दे रहा था और साथ ये भी कह रहा था कि आते हुए अपने खिलौने लाजमी साथ लेकर आना। इतने में मेरी वालिदा सामने खड़ी मुझसे मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि भला तुम किससे बात कर रहे हो। मैंने हंसकर जवाब दिया कि ये। मैंने इतना ही कहा था कि गर्दन दूसरी जानब घुमाते हुए जो बच्चा मेरे साथ एक सेकंड पहले मौजूद था वो अब वहाँ था ही नहीं। मैंने ऊंची सी आवाज़ में कहा कि मैं जानता हूँ तुम छुप गए हो, बाहर आ जाओ, मैं जाने लगा हूँ। वो घर जिन आंटी और अंकल का था वो ताजुब से मुझसे पूछने लगे कि बेटा आप किसको कह रहे हो। मैंने उन्हें कहा कि आप ही के बेटे को बुला रहा हूँ, हमने साथ में खूब खेला है। उन आंटी और अंकल का रद्द अमल मुस्कुराहट और हैरानी के दरमियान था, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा तो अपनी नानी के घर गया हुआ है और यहाँ तो कोई बच्चा भी नहीं। मैं छोटा था, मुझे उस वक्त खौफ तो महसूस नहीं हुआ, मगर मेरे जहन में ये बात आई कि जिसका मुझे गुस्सा भी था कि इनका छोटा बेटा इनसे झूठ बोलकर घर में ही मौजूद है और इन दोनों को मालूम नहीं। खैर हम वापस अपने घर चल दिए।
वक्त के साथ मैं ये बात भूल चुका था। एक अरसे बाद फिर हमें उनके घर जाने का मौका मिला। वहाँ जब मेरी मुलाकात उनके बेटे से हुई तो मेरे जहन में वो बात याद आ गई और मैंने उससे गुस्से का इजहार करते हुए पूछा कि जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था तो वापसी पर तुम चुप क्यों गए थे और अपने वालिदैन से झूठ बोलकर तुम घर पे ही रुके हुए थे। उसने परेशानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, हमारी तो मुलाकात ही पहली बार हुई है। तब उसने मुझे यकीन दिलाया कि ये वाकई हमारी पहली मुलाकात थी और इससे पहले हम कभी मिले नहीं थे। आज भी मेरा सवाल यह है कि जिसके साथ मैं खेल रहा था वो कौन था। वीडियो से पहले मैंने कुछ सवालात का जिक्र किया था और वो सवालात ये हैं कि हमने जो तमाम किस्से आज सुने हैं इन सब की पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। नीचे कमेंट्स में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। सी यू नेक्स्ट टाइम।